हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त आज है स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज हम लोग देखेंगे 15 अगस्त के करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर हम लोग करते हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया है? तो बताइए, इसे नाम क्या दिया है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है और इसे नाम दिया गया है गौरव। इसे नाम क्या दिया गया है? गौरव इसे नाम दिया गया है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो थोड़ी सी जानकारी है, तो यह डीआरडीओ जो है भारत, यह एक है संस्था है जो कि 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया। तो यह आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के आई प्लेटफॉर्म से किया गया। तो यह आप याद रखें किससे किया गया? तो सुखोई 30M के आई प्लेटफॉर्म से इसका परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। यह इसका परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित सेमोलिथिक लिक युग के प्राचीन स्मारक संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो यह आपको बताना है किस राज्य, यह आपको राज्य बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक, तो यह आप याद रखें, संरक्षित स्मारक घोषित किया है सिमोलिथ युग के प्राचीन स्मारक को। चलिए थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो यह आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार देउड रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ का समूह मेसोलिथ युग जो लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। तो यह आप याद रखें, 20,000 से लगभग 10,000 साल यह पहले का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी का आयोजन यह किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में। तो यह किया जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में किया जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी जो सितंबर 2024 में इसका किया जाना है और यह हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना और इसे वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी दिवस जो GPKL नाम से दिया गया है। और इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देश, याद रखिएगा यहाँ पे 15 से अधिक देश की महिला एथलीट भाग लेंगी यहाँ पे। तो यह इसमें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह आपको बताना है किस देश में के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आप याद रखिएगा, यह USA, ठीक ना, यह USA के लिए, सॉरी, भारत के राजदूत जो हैं यह USA में यह पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक, और देखिए, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रतनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? यह थे रतनजीत सिंह संधू, यह थे। ठीक, क्वात्रा ने पहले विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। तो याद रखिएगा कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं यह विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। ठीक, चलिए, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया?
तो यह किसे निलंबित कर दिया है? तो वह प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया है, जो पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व संघ महासंघ ने निलंबित किया है। ठीक, अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। पैरा शटलर प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित किया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है, तो 18 महीने के लिए निलंबित किया गया है। किसको? प्रमोद भगत को। ठीक, प्रमोद पेरिस ओलंपिक प्रमोद जो है पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक, इन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 2020 में पैरा ओलंपिक में यह स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। भारतीय जूनियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा किसे बनाया गया। यह जूनियर की बात की गई है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का, तो यह PR श्रीजेश को बनाया गया है। PR श्रीजेश को हेड कोच बनाया गया है, यह भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को। ठीक, चलिए, हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के रिटायर गोलकीपर PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। तो यह जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जो कि यह गोलकीपर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के। ठीक, यह अभी ओलंपिक 2024 से रिटायरमेंट लिए हैं खेलकर अभी। तो चलिए बता दें कि PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के हिस्सा थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? मिस्र में, तुर्की में, ईरान में, इराक में। तो याद रखिएगा यह सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है तुर्की में। कहाँ पे? तुर्की में खोजा गया है विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो बताइए, सैनिटरी नैपकिन जो खरीदने के लिए छात्रों के पैसे देने का पहला राज्य बना है, यह आप याद रखिएगा, वह राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक ना, यह मध्य प्रदेश बना है, जो कि महिला छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, विश्व अंगदान दिवस के रूप में। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए। अगस्त 2024 को किस संस्था में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? तो यह अगस्त अभी हाल ही में यह जो घटना हुई है, तो यह RG कर मेडिकल कॉलेज है, और यह अस्पताल कहाँ पे है? तो यह कोलकाता में है। ठीक ना, तो यहाँ पे यह जो कि यह 31 वर्ष की थी। ठीक ना, 31 वर्ष की थी यह डॉक्टर महिला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो अगला जो ओलंपिक होगा वह कब होगा? 2028 में ओलंपिक होगा। यह कहां पे होगा? तो लॉस एंजिल्स जो अमेरिका में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यह 2028 में होगा अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यह आपको याद रखना है। चलिए देखिए, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में आयोजित होने का कार्यक्रम, यह शहर तीसरी बार, आपसे पूछा जा सकता है कि यह शहर कितनी बार? तो यह तीसरी बार खेलों का आयोजन करेगा। इससे पहले 1932 और 1984 में यह लॉस एंजलिस जो अमेरिका में यह किया जा चुका है ओलंपिक का आयोजन। इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, लॉस एंजलिस में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? अब यहाँ पे नए खेल कौन से हैं जो शामिल किए जाएंगे, यह आपको बताना है। तो देखिए, यह 2028 में नए खेल जो शामिल किए जाएंगे ओलंपिक में, वह क्रिकेट किया जाएगा, लैक्रोस किया जाएगा, स्क्वैश यह शामिल किया जाएगा, फ्लैग फुटबॉल यह शामिल किया जाएगा। तो इतनी
खेल इसमें शामिल किए जाएंगे 2028 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आपको बताना है कि यह तटीय जल कृषि प्राधिकरण यह मंत्रालय से संबंधित है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। तो यह आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। देखिए, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 तटीय जल कृषि प्रथाओं में उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड को हटाने, अधिक व्यवसाय अनुकूलन वातावरण को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो यह आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बेसिन के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना को कौन सी संस्था वित्त पोषित करेगी? कौन सी संस्था वित्त पोषित करेगी? तो वह करेगी केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय यह करेगी। ठीक, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग यह चेन्नई बेसिन के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए परियोजना को वित्त पोषित करेगा। अनुमानित जो परियोजना का लागत है वह लागत आपसे पूछा जा सकता है, तो 189 करोड़ रुपए, ठीक ना, यह लागत इसमें हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने जा रहा है? तो यह आप याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक जो है किस राज्य में, तो यह 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने वाला है। तो यह करने वाला है तमिलनाडु में, ठीक ना, तमिलनाडु में। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह बात है कि एशिया विकास बैंक और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के तमिलनाडु राज्य में 25 मेगावाट और फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपए के दीर्घकालीन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से होगा। इसे सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होंगे और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह आप याद रखिएगा कितने, यह 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होने की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? ऑपरेशन जो यह है मुस्कान, यह किस शहर में लागू किया गया? तो मुंबई में लागू किया गया है। यह ऑपरेशन मुस्कान क्या है? तो यह आप याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय परियोजना जो है ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। तो यह जो नाबालिग बच्चों को बचाया गया है उसी को ऑपरेशन मुस्कान के नाम से रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढना और उन्हें बचाना और उनका पुनर्वास करना। इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस ने पिछले 5 सालों में बचाए गए बच्चों से ज़्यादा बच्चों को बचाया है। तो यह आप इसको याद रखिएगा, यह 5000 से अधिक बच्चों को नाबालिगों को बचाया गया ऑपरेशन मुस्कान से। तो यह इतने प्रश्न करंट अफेयर के थे और आप लोग बताइएगा कि कैसे प्रश्न यह लगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा करिएगा।